सुबह के 4 बजे शेखर जी बिस्तर से उठ खड़े हुए और कुर्सी पर बैठकर छत की ओर निहारने लगे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। कुर्सी पर बैठे बैठे वो खुद से ही बातें करने लगे। ना जाने ये नींद भी कहाँ चली गई, आज फिर से रात भर नहीं आई। एक जमाना था जब मैं थककर घर लौटता था, खाना खाकर बिस्तर पर लेटता तो कब नींद अपने आगोश में ले लेती थी पता भी नहीं चलता था। और अब हाल ये है कि ऐसे लगता है जैसे दुनिया का सबसे फालतू इंसान मैं ही हूँ। बड़बड़ाते हुए शेखर जी कुर्सी से उठकर पूरे घर में टहलते हुए घर का एक एक कोना देखने लगे। घर बहुत बड़ा था, ऊंची छतें, चौड़े दरवाजे, बड़े बड़े कमरे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु पत्नी की मीठी झिड़कियां गायब थीं, बेटे बहू की हंसी गायब थी, पोते पोतियों की शरारतें तो बस यादों में बसी थीं। घर में टहलते टहलते जब शेखर जी वापस अपने कमरे में लौटे तो उनके होठों पर अनायास ही एक पुराना गीत फूट पड़ा। टूटी फूटी कांपती हुई आवाज में वे गाने लगे, जाने कहाँ गए वो दिन। मुकेश की वो मधुर करुण स्वर वाली आवाज उनके गले में अब बस एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। फिर भी वे गाते रहे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें मजबूर कर दिया हो। गाते गाते उनकी आंखें भर आईं। आंसुओं की एक पतली लकीर गालों पर सरक गई और चेहरे के सारे भाव एकाएक गायब हो गए, जैसे कोई पुरानी तस्वीर धुंधली पड़ गई हो। वे धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए बोले, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अब बोझ सी लगती है उमा। उमा उनकी जीवन संगनी, उनकी सहचरी, उनकी दुनिया की सारी रौनक। 1 साल पहले जब वो इस दुनिया से चली गईं, तो मानो इस बड़े से घर की आत्मा भी उनके साथ ही कहीं खो गई। तब से ये घर अब महज ईंट पत्थर और लकड़ी का ढांचा भर रह गया था। जहाँ कभी हंसी ठिठोली, बच्चों की चहल पहल और शाम की बातों की महफिल सजी रहती थी, वहाँ अब एक गहरा काला सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीरता हुआ सीधे दिल के भीतर तक उतर जाता था और वहाँ जाकर और भी गहरा हो जाता था। शेखर जी का जीवन भी अब इसी सन्नाटे की कैद में था। दिन रात वे सोच में डूबे रहते। कई बार घंटों तक दीवारों पर टिकी निगाहें बस खालीपन को ताकती रहती। कभी कोई पुरानी तस्वीर को हाथ लगाते तो कभी अलमारी में रखी उमा की साड़ियों को सहलाते हुए उनकी खुशबू ढूंढते। इस विशाल घर में अब उनका ख्याल रखने वाला सिर्फ एक ही था, नंदू। वही बरसों पुराना नौकर जो अब उनके लिए किसी अपने से कम नहीं था। नंदू ही अब उनकी दवाइयां समय पर दिलाता, खाना परोसता, चाय बनाता और सबसे बड़ी बात, उनकी तन्हाई को थोड़ा बहुत बांटने की कोशिश करता। वो पुरानी यादें ताजा करता, हल्की फुल्की बातें करता, कभी पुराने किस्से सुनाता। मगर शेखर जी का मन अब उन बातों में नहीं लगता था। नंदू देख रहा था कि बाबूजी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था। खाने की थाली वैसे ही पड़ी रह जाती, दवाइयां टेबल पर थरी की थरी रह जाती। वे दिन रात खोए खोए से रहते, बस खाली निगाहों से सामने की दीवार को देखते रहते, जैसे वहां कोई अनदेखा दृश्य चल रहा हो। उनके चेहरे पर उदासी की ऐसी लकीरें खिंच गई थीं, जिन्हें देखकर नंदू का दिल भर आता। आखिरकार नंदू ने हिम्मत जुटाई और एक दिन बाबूजी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी, कुछ सवाल पूछे, उनकी आंखों में झांका और फिर नंदू को अलग कमरे में बुलाकर समझाया। शारीरिक रूप से तो ये कमजोर हैं ही, लेकिन असली बीमारी इनकी मानसिक है। अकेलापन सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी है नंदू। इन्हें लोगों के बीच रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हंसी मजाक में शामिल होना चाहिए। जितना ये अकेले रहेंगे उनकी उतनी ही हालत बिगड़ती जाएगी। नंदू ने सिर झुकाकर सब सुना। उसे समझ आ गया कि दवा दारू से ज्यादा जरूरी है इनके दिल का साथ, इनके अकेलेपन का अंत। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो और भी ज्यादा कोशिश करेगा। पड़ोसियों को बुलाएगा, पुराने दोस्तों से संपर्क करेगा या फिर घर में छोटी छोटी गतिविधियां शुरू करेगा, क्योंकि वो जानता था कि शेखर जी की आंखों में अब भी वही पुरानी चमक बाकी है। बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। और शायद कहीं ना कहीं उमा जी भी यही चाहती होंगी कि उनके शेखर जी फिर से जिंदगी की राह पर चले।
भले ही अब अकेले ही सही, मगर हिम्मत से मुस्कुराते हुए उसने तुरंत उनके बड़ी बेटे को फोन लगाया। घंटी बजती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने छोटे बेटे का नंबर मिलाया। हाँ नंदू, बाबूजी ठीक हैं? नहीं भैया, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका अकेले रहना अब ठीक नहीं रहेगा। आप लोग आ जाइए, कुछ दिन उनके साथ रह लीजिए या फिर उन्हें अपने साथ ले जाइए, शायद उनका मन बहल जाए। हाँ, देखता हूँ, किसी दिन समय निकाल कर आता हूँ। छोटे बेटे की आवाज में कोई उत्सुकता नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक नंदू बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, समय निकाल कर आते हैं। फिर भी ना तो कोई आया और ना ही किसी ने दोबारा फोन किया। नंदू को समझ आ गया कि बाबूजी के बेटे अब वास्तव में उनके नहीं रहे। उसने सोचा कि वो अकेले कितनी भी कोशिश कर ले, बाबूजी को वो खुशी नहीं दे सकता जो अपनों का साथ दे सकता है। उसी शाम नंदू ने आखिरी बार दोनों बेटों को फोन किया और डॉक्टर की बात उन्हें विस्तार से बताई। दोनों बेटों ने आपस में बात करके फैसला लिया कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए, क्योंकि वे दोनों उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। दोनों के जवाब सुनकर नंदू ने शेखर जी के कुछ जरूरी कपड़े बैग में रखे और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। बाबूजी तैयार हो जाइए, मैं आपको वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूँ। शेखर जी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या कहा तुमने? हाँ बाबूजी, वहाँ आपके जैसे और भी बहुत लोग होंगे, आप सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, शायद इस तरह अपनी उदासी से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन नंदू, मेरे दोनों बेटे तो आने ही वाले होंगे मुझे लेने। उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद वे मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर नंदू झिझकते हुए बोला, बाबूजी, बड़े साहब और छोटे साहब ने मिलकर ही ये फैसला लिया है। ये सुनते ही शेखर जी निराश होकर सर झुका बैठे। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। अकेलेपन से जूझते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा, ठीक है, वृद्धाश्रम ही चला जाता हूँ। अगले दिन नंदू उन्हें वृद्धाश्रम लेकर जाने लगा तो शेखर जी को अपना घर दूर होता हुआ दिख रहा था। वो घर जिसमें उनकी पूरी जिंदगी बीती थी और वे लोग जो कभी उनके अपने हुआ करते थे, अब केवल नाम के रिश्ते रह गए थे। शेखर जी की गाड़ी वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर जाकर रुकी तो नंदू ने कार का दरवाजा खोला। आइए बाबूजी। शेखर जी गाड़ी से उतरे और चारों ओर नजर दौड़ाई। चार दीवारी से घिरा ये वृद्धाश्रम उन्हें किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। भीतर कदम रखते ही उन्होंने देखा, कोई अखबार में डूबा हुआ था, तो कोई यूं ही टहल रहा था, तो कोई बाहर गेट की ओर देखते हुए न जाने किसके लौटने की उम्मीद कर रहा था। क्या मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा हूँ? उन्होंने खुद से सवाल किया। अभी वो इन सब विचारों में खोए हुए थे कि अचानक धड़ाम से वो किसी से टकरा गए और उनका बैग जमीन पर गिर पड़ा। कपड़े बाहर आकर फर्श पर बिखर गए। अरे देख कर चलिए, शेखर जी झुंझलाकर बोले। तो सामने 60-65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। हल्के रंग की साड़ी, चेहरे पर मुस्कान और साथ ही गजब का आत्मविश्वास। माफ कीजिएगा, मैं जल्दी में कहीं जा रही थी, इसीलिए आपसे टकरा गई। शेखर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कपड़े उठाकर जैसे तैसे बैग में डाले और आगे बढ़ गए। नंदू जो उनके साथ आया था, वृद्धाश्रम के मैनेजर के पास बैठकर औपचारिकताएं पूरी करने में लग गया। कुछ देर बाद शेखर जी इस नए संसार का हिस्सा बन गए, लेकिन ये दुनिया उनके लिए अजनबी थी। पहली रात मुश्किल से कटी। रात भर करवटें बदलते रहे। नींद कभी आंखों के पास आई तो कभी यादों की आहट से वापस चली गई। उदास से वो अपने कमरे में ही बैठे रहे। 2 दिन ऐसे ही चलता रहा। तीसरे दिन भी खाना खाने के बाद शेखर जी कमरे में आकर बिस्तर पर बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं अंदर आ सकती हूँ? शेखर जी ने नजर उठाई तो वही महिला सामने खड़ी थी जो उनसे पहले दिन टकरा गई थी। उस महिला की बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजर फेर ली। तो बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए खुद ही कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, मैं नंदिनी। उस दिन हमारी टक्कर कुछ ज्यादा ही जोरदार हो गई थी, है ना? नंदिनी जी ने मजाकी अंदाज में कहा तो शेखर जी की भौएं तन गईं। अरे ये क्या, आपने दवाइयां नहीं ली? आपको दवा समय पर लेनी होगी, नहीं तो तबीयत बिगड़ सकती है, नंदिनी जी ने कहा तो शेखर जी ने सूनी आंखों से उनकी ओर देखा। फिर धीरे से कहा,
किसके लिए? क्या बचा है जिंदगी में? नंदिनी जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपके लिए। कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। कहते हुए नंदिनी जी ने दवाइयां निकालकर उनके हाथ में थमाई और पानी दिया। फिर बोली, जीवन बहुत अनमोल है और जिंदगी छोटी सी होती है, इसलिए पुरानी बातों को भूलकर फिर से जीना शुरू कीजिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए। तभी शेखर जी झुंझलाते हुए बोले, ये बातें करना बहुत आसान होता है, खास तौर पर जिसके जीवन में कोई परेशानियां ना हो, वो ऐसे ही उपदेश देता रहता है। लेकिन आप नहीं जानती कि मैंने अपने जीवन में क्या खोया है। नंदिनी जी ने गहरी सांस ली। यहाँ जितने लोग हैं, हर किसी ने कुछ न कुछ खोया है। कोई अपनी जिंदगी भर की पूंजी छोड़कर आया है, तो कोई अपनी पहचान और कोई अपने अपनों को। शेखर जी का चेहरा कठोर बना रहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। तभी नंदिनी जी ने उनकी चुप्पी तोड़ने की कोशिश करते हुए हल्के अंदाज में कहा, वैसे चाय पीते हैं आप? यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। शेखर जी ने पहली बार उनकी तरफ देखा और बोले, आप हर बात को हल्का क्यों बना देती हैं? तो नंदिनी जी मुस्कुराती हुए बोली, क्योंकि जिंदगी को बोझ बनाना समझदारी नहीं है। शेखर जी के पास कोई जवाब नहीं था। नंदिनी जी ने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें भरी हुई थी, चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। शेखर जी की उंगलियां धीमे धीमे कुर्सी के हत्थे पर चल रही थीं, जैसे वो किसी पुरानी सोच में उलझे हों। तभी नंदिनी जी ने कहा, अगर अपना दुख किसी से बांटा जाए तो मन हल्का हो जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके आने की वजह क्या रही? तो शेखर जी ने अपने दिल का गुबार हल्का करना शुरू किया। मेरा घर कभी खुशियों से भरा था। मैं और मेरी पत्नी उमा और हमारे 2 बेटे सब एक साथ रहते थे। बड़े भाग्यशाली समझते थे हम खुद को कि हमें 2 बेटे मिले। पढ़ लिख कर दोनों बेटे बाहर नौकरी करने लगे और वहीं अपनी पसंद की लड़कियों से शादी भी कर ली। घर में हम पति पत्नी रह गए, लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उमा पूरे घर की जान थी। उसकी हंसी से दीवारें तक मुस्कुराती थी। तब तो बच्चे भी कभी कभार मिलने आ जाते थे। कहते कहते शेखर जी की आवाज कांप गई। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बोले, लेकिन 1 साल पहले जब उमा जी चली गई तो सब कुछ बदल गया। उसके जाने के बाद मेरे बेटों ने अपनी माँ के साथ साथ मुझे भी भुला दिया। शेखर जी की आवाज में थरथराहट थी। नंदिनी जी ने उनकी झुकी हुई आंखों को गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे क्या आपकी दुनिया सिर्फ आपके बेटों तक ही सीमित थी? उमा जी चली गई, लेकिन उनकी यादों को संजोकर जीने के बजाय आपने खुद को इस सोच में कैद कर लिया कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। शेखर जी चुप थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उनकी पीड़ा को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि उन्हें आईना भी दिखाया था। आपको शर्मा जी के बारे में पता है? शर्मा जी आपकी तरह यही रहते थे। एक समय था जब उनके पास सब कुछ था, बड़ा सा घर, खुशहाल परिवार, दौलत, शोहरत। लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया। एक हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी और इकलौते बेटे को खो दिया। जो संपत्ति थी वो भी धीरे धीरे दूसरों के लालच की भेंट चढ़ गई। जब वो यहाँ आए तो अपना सब कुछ खो चुके थे, लेकिन बाकी जिंदगी दुख को गले लगाकर बैठे रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई। अब वो हर सुबह पास की बस्ती में जाते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अपनी बची हुई जिंदगी को उन्होंने उन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया जिनके पास कोई सहारा नहीं है। अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना लिया उन्होंने। कहते हुए नंदिनी जी ने महसूस किया कि शेखर जी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं। उनकी आंखों में चमक वापस लौट रही थी। तो शर्मा जी ने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया, शेखर जी बोले। तभी बाहर से गार्ड आया। मैडम, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। अभी आई, कहकर नंदिनी जी बाहर निकल गईं। उनके शब्दों ने जैसे कोई बंद दरवाजा खोल दिया था, जिसके पीछे सालों से धूल जम चुकी थी। वो पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। उस रात शेखर जी ने करवटें बदली, लेकिन इस बार यादों की चुभन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हलचल थी, कुछ करने की, फिर से जीने की। अब वो खुद को बीमार महसूस नहीं कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही शेखर जी ने अपने पैरों में चप्पल डाली और धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। बाहर एक सुंदर सा बगीचा था,
हरियाली से भरा हुआ, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ। वहां आश्रम का मालिक मिट्टी खोदकर पौधों की जड़ों को सींच रहा था। ये दृश्य देखते ही शेखर जी की आंखों में चमक लौट आई, क्योंकि कभी ये उनका भी शौक हुआ करता था। बागवानी। उमा को गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने भी कभी अपने घर में गुलाब लगाए थे। कुछ देर बाद नंदिनी जी, जो वहां से गुजर रही थी, जब उन्होंने शेखर जी का कमरा खाली देखा तो ठिठक गईं। अरे, ये कहाँ गए? उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। शेखर जी बगीचे में घास पर बैठे थे। आसपास कुछ और बुजुर्ग थे। हंसी मजाक चल रहा था और शेखर जी ठहाके लगाकर हंस रहे थे। ये सब देखकर अनायास ही नंदिनी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। हर बीते दिन के साथ अब शेखर जी पहले से बेहतर महसूस करने लगे थे। वो आश्रम के हर बुजुर्ग के साथ घुल मिल चुके थे। एक दिन किसी ने बताया कि रामधारी जी की तबीयत बहुत खराब है। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं, जीने की इच्छा ही छोड़ चुके हैं। शेखर जी को ये सुनकर बेचैनी हुई। उन्होंने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हंसी मजाक में सबसे आगे रहते थे। वो तुरंत उनके कमरे की ओर बढ़े। जाकर देखा तो रामधारी जी चुपचाप लेटे हुए थे। आंखें बंद थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। शेखर जी धीरे से उनके पास जाकर बैठ गए। कैसे हैं रामधारी जी? कोई जवाब नहीं आया तो शेखर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? आज तो आपकी हंसी भी कहीं छुप गई है। क्या सोच रहे हैं? ये सुनकर रामधारी जी ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान फीकी थी। बस पुरानी बातें याद आ रही हैं, उन्होंने कहा। तो शेखर जी ने तुरंत पूछा, अच्छा, कौन सी पुरानी बातें? बस वो दिन याद आ गए जब हम जवान थे, मस्ती करते थे, सिनेमा हॉल में पहली कतार में बैठकर फिल्में देखते थे। शेखर जी थोड़े उत्साह से बोले, ओह, तो आप भी सिनेमा के दीवाने थे? दीवाने क्या, बस पूछिए मत। अमिताभ बच्चन की हर फिल्म देखी है मैंने। उनका डायलॉग, स्टाइल, सब कुछ याद है। शोले तो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म थी। काश एक बार फिर देख पाता। कहते कहते उनकी आंखों में नमी आ गई। शेखर जी ने उन्हें चुपचाप देखा और मन ही मन सोचा, अगर उनकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। उसी शाम उन्होंने वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात की। क्या हमारे लिए हम एक मूवी नाइट रख सकते हैं? मैनेजर थोड़ा हैरान हुआ। मूवी नाइट? यहाँ? हाँ, रामधारी जी को उनकी पसंदीदा फिल्म देखने को मिल जाएगी और बाकी बुजुर्गों को भी। उन्हें भी तो थोड़ा मनोरंजन चाहिए, थोड़ा चेंज चाहिए। थोड़ी बातचीत के बाद मैनेजर तैयार हो गया। अगले दिन विशेष रूप से शोले फिल्म दिखाने की व्यवस्था कर दी गई। हॉल में एक बड़ा पर्दा लगाया गया। रामधारी जी को व्हील चेयर पर लाकर सबसे आगे बिठाया गया। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, रामधारी जी बड़े ध्यान से देखने लगे। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई। ये नजारा देखकर शेखर जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इतने दिनों बाद रामधारी जी सहित बाकी बुजुर्ग भी मुस्कुरा उठे। लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होने को आई, रामधारी जी के चेहरे पर शांति उभर आई। उनकी सांसें धीमी पड़ती गईं और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गए। पूरे वृद्धाश्रम में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था कि रामधारी जी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके एक मुस्कुराहट के साथ दुनिया को अलविदा कहा। शेखर जी की आंखों में आंसू थे। रामधारी जी की विदाई ने शेखर जी के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या पता कौन सा दिन आखिरी हो। अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना हर दिन को जिया जाए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। ये बात 2 दिन तक उनके मन में घूमती रही। हम अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं, सोचते हैं कि कभी बाद में पूरा करेंगे, लेकिन वो बात कभी आता ही नहीं। रामधारी जी की तरह और भी कितने लोग होंगे जो अपनी किसी ख्वाहिश को दिल में लिए ही चले जाते होंगे। अगर मैं उन लोगों की भी आखिरी इच्छाएं पूरी कर सकूं, तो शायद मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगले दिन जब नंदिनी जी वृद्धाश्रम में आई तो उन्होंने ये बात नंदिनी जी को बताई। उनकी इस बात पर नंदिनी जी कुछ पल उन्हें देखती रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम ये बीड़ा उठा ही रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
अब शेखर जी और नंदिनी जी वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के पास जाते, उनकी अधूरी इच्छाओं के बारे में पूछते और उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करते। कोई अपने बचपन के गांव जाना चाहता, तो कोई तीर्थ यात्रा पर, कोई अपने बेटे को एक बार देखना चाहता, तो कोई अपना पसंदीदा पकवान खाना चाहता। शेखर जी और नंदिनी जी ने मिलकर कई लोगों के जीवन को खुशी से भर दिया। धीरे धीरे आश्रम बदलने लगा। अब यहाँ बुजुर्ग मजबूरी में नहीं जीते थे, बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को खुलकर जीने लगे थे। कभी भजन संध्या का आयोजन होता, तो कभी कैरम का खेल। अब शेखर जी खुद भी बदल चुके थे। जो कभी अपने अकेलेपन से जूझ रहे थे, वो अब दूसरों के जीवन में रोशनी लाने वाले फरिश्ते बन गए थे। एक दिन शेखर जी ने नंदिनी जी से कहा, मेरे बारे में तो आपको सब मालूम है, लेकिन आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आप कहाँ रहती हैं? परिवार में कौन कौन है? नंदिनी जी ने कहा कि पति की 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी। एक बेटा है जो शादीशुदा है। पहले नर्स के तौर पर नौकरी करती थी। अब रिटायर हो गई हूँ, तो वृद्धाश्रम के लोगों की सेवा करने लगी। दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे खुशी मिलती है। ये सुनकर शेखर जी मुस्कुरा दिए। अब नंदिनी जी और शेखर जी दोनों मित्र बन गए थे। अगले दिन नंदिनी जी वृद्धाश्रम नहीं आई। इन 6 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ था। शेखर जी ने मन ही मन सोचा शायद कोई काम होगा, लेकिन अगले दिन भी वो अनुपस्थित रहीं। आश्रम में उनकी मौजूदगी एक ऊर्जा की तरह थी। हर जगह उनकी हंसी गूंजती थी। अब उनकी गैर मौजूदगी ने पूरे माहौल को सूना कर दिया था, और सबसे ज्यादा खालीपन शेखर जी को महसूस हो रहा था। वो दिन भर उनके आने का इंतजार करते रहे। आखिरकार उन्होंने आश्रम के मैनेजर से पूछा, लेकिन उसे भी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने नंदिनी जी का पता लिया और खुद उनके घर जाने का फैसला किया। शाम के वक्त शेखर जी ऑटो से नंदिनी जी के घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने नंदिनी जी खड़ी थीं, मगर वो वैसी नहीं लग रही थी जैसी आश्रम में दिखती थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था और चाल भी धीमी थी। अरे शेखर जी, आप यहाँ? उनकी आवाज में हैरानी थी। शेखर जी ने कहा, आप कई दिनों से आश्रम नहीं आई। सब लोग आपको याद कर रहे हैं। आप ठीक तो है ना? नंदिनी जी ने मुस्कुराने की कोशिश की और दरवाजे से हटकर इशारा किया। आइए, अंदर आइए। शेखर जी अंदर गए तो मेज पर दवाइयां रखी थीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। नंदिनी जी गहरी सांस लेकर बोली, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि डेंगू हो गया है। ये सुनकर शेखर जी की आवाज में चिंता आ गई। आपने किसी को बताया भी नहीं, और आप यहाँ अकेली हैं? नंदिनी जी हल्के से मुस्कुराई। अकेलेपन के साथ जीने की आदत हो गई है अब। उनकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द शेखर जी साफ देख पा रहे थे। उन्होंने पूछा, आपका बेटा? ये सुनते ही नंदिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि बेटा बहू ऊपर की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि बहू को उनके साथ रहना पसंद नहीं था। शेखर जी स्तब्ध रह गए। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। शेखर जी ने उनकी दवाइयों और खाने की चिंता की। खुद उनके लिए दलिया बनाया और खिलाया। अगले 2 दिन तक वो रोज उनका हाल चाल लेने आते रहे। शेखर जी की रोज नंदिनी जी के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हुए अभी 2 ही दिन बीते थे कि घर की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले उनके बेटे राकेश और बहू पूजा को इस बात की भनक लग गई। पहले तो उन्होंने इसे अनदेखा किया। सोचा कि शायद कोई पड़ोसी या पुराना परिचित होगा जो माँ की तबीयत की खबर लेने आया है। मगर जब तीसरे दिन भी शाम ढलते ढलते शेखर जी का ऑटो घर के बाहर रुका और वे हाथ में फल और दवाइयां लिए अंदर दाखिल हुए, तो पूजा की शंका ने आकार ले लिया। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आई, दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई, और जब शेखर जी नंदिनी जी को दलिया खिलाते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे, तो पूजा ने सारी बातें सुन ली। शेखर जी का सौम्य स्वर, नंदिनी जी की कमजोर मगर आभारी हंसी, और वो अपनापन जो 2 अजनबियों के बीच इतनी जल्दी नहीं पनपता। पूजा का चेहरा तमतमा उठा। वो ऊपर भागी और राकेश को जगाया, जो दोपहर की नींद ले रहा था, और फुसफुसाते हुए बोली, सुनो, नीचे माँ के साथ कोई आदमी है, रोज आता है। आज तो उन्हें खाना खिला रहा है जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। ये क्या चल रहा है? राकेश पहले तो हंसा, बोला कि माँ की उम्र में अब कोई क्या कर लेगा, मगर पूजा ने उसे आईना दिखाया।
कहा कि अगर ये बात बाहर निकली तो समाज क्या कहेगा, हमारी इज्जत का क्या होगा, और फिर संपत्ति का सवाल भी तो है। अगर माँ ने इस आदमी के बहकावे में आकर कुछ कर दिया तो हमारा क्या। राकेश का चेहरा बदल गया। वो उठा, पूजा के साथ नीचे आया और अचानक दरवाजा खोलकर कमरे में घुस गया। नंदिनी जी और शेखर जी चौंक गए। दलिया का कटोरा नंदिनी जी के हाथ में था और शेखर जी उनकी पीठ सहला रहे थे ताकि वे आराम से निकल सकें। राकेश ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, ये क्या बेहुदगी है माँ, इस उम्र में भी आपको शर्म नहीं आती? कौन है ये आदमी जो हमारे घर में घुस आया है? नंदिनी जी ने कमजोर स्वर में समझाने की कोशिश की कि शेखर जी आश्रम से हैं, सिर्फ उनकी तबीयत की खबर लेने आते हैं। मगर पूजा ने बीच में टोकते हुए तंज कसा, हाँ, बहुत बड़ी सेवा है, रोज शाम को अकेले में दलिया खिलाना, हाथ पकड़ना, पीठ सहलाना। हम अंधे नहीं हैं अम्मा जी, हम समझते हैं कि क्या चल रहा है। आप इस आदमी के जाल में फंस गई हैं और ये आपकी संपत्ति हड़पने आया है। ऐसे कितने ही बुढ़े आश्रम में बैठे हैं जो अकेली औरतों को बहकाते हैं। शेखर जी ने शांत स्वर में कहा कि वे कोई गलत इरादा नहीं रखते, सिर्फ एक इंसान होने के नाते मदद कर रहे हैं। मगर राकेश ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, आप चुप रहिए बुढ़े, आपको क्या हक है हमारे घर में आने का? हमारी माँ को अकेला छोड़कर हम ऊपर रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर उनका फायदा उठाए। हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि आप एक बुजुर्ग औरत का शोषण कर रहे हैं। नंदिनी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, राकेश तुम ऐसा मत कहो, शेखर जी ने मेरी बहुत सेवा की है। जब मैं डेंगू से बिस्तर पर पड़ी थी तुम में से किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। ये सुनकर पूजा और भड़क गई, बोली, अरे वाह, अब हमारी ही गलती निकाल रही हैं। हमने आपको अलग मंजिल इसलिए दी थी ताकि आपको आराम मिले। आप अपनी मर्जी से पूजा पाठ करती रहें और आपने क्या किया, घर में अवैध संबंध शुरू कर दिए। पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारा सिर झुक जाएगा समाज में। राकेश ने आगे बढ़कर शेखर जी का कॉलर पकड़ने की कोशिश की और धमकाया कि अगर वे दोबारा दिखे तो बहुत बुरा होगा। शेखर जी बिना एक शब्द बोले चले गए, मगर उनका चेहरा लज्जा और दुख से लाल हो गया था। उस रात नंदिनी जी रोती रहीं। उन्हें लगा कि जिस अपनेपन की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे भी वे कलंकित कर बैठी। अगले दिन पूजा ने मोहल्ले की कुछ औरतों को बुलाया और नंदिनी जी के सामने ही सारी बात बढ़ा चढ़ा कर सुनाई। कहा कि उनकी सास इस उम्र में भी चरित्रहीन हो गई है, एक अजनबी आदमी को घर में घुसने देती है, रात को अकेले में मिलती है और शायद संपत्ति उसके नाम करने वाली है। उन औरतों ने सहानुभूति जताते हुए पूजा से कहा कि ऐसे में बेटे बहू का गुस्सा जायज है, और नंदिनी जी को देखकर नाक सिकोड़ी। ये बात आग की तरह फैली, मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग तो नंदिनी जी के घर के बाहर से गुजरते हुए भी फुसफुसाते। राकेश ने आश्रम फोन करके मैनेजर से शिकायत की कि उनके यहाँ का एक सदस्य उनकी माँ को बहका रहा है और धमकी दी कि अगर ऐसा फिर हुआ तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। नंदिनी जी अब घर में कैसी हो गई थी। ऊपर से पूजा और राकेश के ताने रोज सुनने पड़ते कि आपने हमारी नाक कटवा दी, अब हम कैसे मुंह दिखाएंगे लोगों को। आपको तो शर्म आनी चाहिए जो इस उम्र में भी ऐसे काम कर रही हैं। हमारे बच्चे स्कूल में क्या जवाब देंगे जब दोस्त पूछेंगे कि उनकी दादी का किसी बाहरी आदमी से क्या रिश्ता है। नंदिनी जी ने समझाने की बहुत कोशिश की कि शेखर जी का आना सिर्फ मानवीय मदद था, कोई गलत इरादा नहीं था, मगर हर बार जवाब में अपमान ही मिला। एक दिन तो पूजा ने उनके सामने ही सारी दवाइयां इकट्ठा करके फेंक दी और बोली, अब आपको इनकी जरूरत नहीं, आप तो अपने उस दोस्त से इलाज करवा लीजिए। ये सब सहते सहते नंदिनी जी का डेंगू तो ठीक हो गया, मगर दिल टूट चुका था। उन्हें लगा कि जिस घर में उन्होंने जीवन भर अपनों के लिए त्याग किए, उसी घर ने उन्हें कलंकित कर दिया। इसी दुख और अपमान के बीच उन्होंने वो निर्णय लिया जो उनके जीवन का सबसे साहसिक कदम था, वृद्धाश्रम में सबके सामने शेखर जी से विवाह का प्रस्ताव रखना, ताकि जो आरोप लगाए जा रहे थे उन्हें सच में एक सम्मानजनक नाम दे सकें और साथ ही अपने आत्मसम्मान को वापस पा सकें। ये आरोपों का सिलसिला ही था जिसने उन्हें वो ताकत दी कि वे अब और नहीं सहेंगी और जो रिश्ता सिर्फ करुणा से शुरू हुआ था उसे वे प्यार और सम्मान का नाम देकर समाज के मुंह पर तमाचा मारेंगी। वृद्धाश्रम का हॉल उस दिन असामान्य रूप से भरा हुआ था। हर रविवार को होने वाली सत्संग और सामूहिक भजन की बैठक में सभी बुजुर्ग नियमित रूप से आते थे, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। नंदिनी जी कई दिनों बाद आश्रम आई थी।
उनके चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प झलक रहा था। अम्मा जी, जो आश्रम की सबसे बुजुर्ग और सबसे सम्मानित सदस्य थी, माइक पर सभी को शांत रहने का इशारा कर रही थीं, क्योंकि नंदिनी जी ने पहले से ही कहा था कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कहना है। हॉल में सन्नाटा छा गया। नंदिनी जी धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी। उनका शरीर अभी भी डेंगू के बाद कमजोर था, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो वर्षों बाद लौटी थी। शेखर जी उनके पीछे पीछे खड़े थे, हाथ जोड़े, जैसे कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले देवता से आशीर्वाद मांग रहे हों। नंदिनी जी ने माइक थामा। उनकी आवाज पहले तो कांपी, फिर स्थिर हो गई। उन्होंने कहा, बहनों और भाइयों, मैं आज यहाँ अपने जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम निर्णय आपको सबके सामने बताने आई हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो अपमान सहन किया, जो कलंक मेरे ऊपर लगाया गया, वो आप में से कई लोगों को पता होगा, क्योंकि मेरे बेटे बहू ने इसे मोहल्ले से लेकर यहाँ तक पहुँचा दिया था। उन्होंने मुझ पर और शेखर जी पर ऐसे आरोप लगाए जो न सिर्फ झूठे थे, बल्कि मेरे आत्मसम्मान को कुचलने वाले थे। लेकिन आज मैं उन आरोपों को झुठलाने नहीं, बल्कि उन्हें एक नया और सच्चा नाम देने आई हूँ। शेखर जी, क्या आप मेरे साथ जीवन के शेष पल बिताने को तैयार हैं? क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? ये कहते हुए नंदिनी जी ने शेखर जी की ओर मुड़कर देखा। उनकी आंखें नम थीं, मगर होठों पर मुस्कान थी। पूरे हॉल में मानो बिजली कौंध गई। सब स्तब्ध थे, कोई सांस भी नहीं ले रहा था। शेखर जी ने आगे बढ़कर नंदिनी जी का हाथ थामा और स्पष्ट दृढ़ स्वर में कहा, नंदिनी जी, ये मेरे लिए जीवन का सबसे सम्मानजनक पल है। मैं आपके साथ हर सुख दुख में साथ रहूंगा, आपका हाथ थामकर जीवन की अंतिम सांस तक। हॉल में पहले एक क्षण का सन्नाटा रहा, फिर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। बुजुर्ग औरतें रो रही थीं, मर्दों की आंखें भी भर आई थीं। अम्मा जी ने माइक लिया और कहा, आज हम सब गवाह हैं एक ऐसे रिश्ते के जन्म के, जो न स्वार्थ से शुरू हुआ, न दया से, बल्कि सच्ची करुणा और सम्मान से। ये समाज को जवाब है कि उम्र ढलने के बाद भी इंसान का दिल जिंदा रहता है। उसका जीने का हक, प्यार करने का हक कभी खत्म नहीं होता। फिर नंदिनी जी ने दूसरा बम फोड़ा। उन्होंने कहा, और एक निर्णय और है। जिस घर में मैंने जीवन भर अपनों के लिए सब कुछ समर्पित किया, उसी घर ने मुझे अपमान और उपेक्षा दी। मैंने अपनी सारी संपत्ति, घर, जमीन, बैंक बैलेंस इस वृद्धाश्रम के नाम कर दी है। यहाँ के हर बुजुर्ग का अब उस संपत्ति में उतना ही हक है जितना मेरा था। और मेरे बेटे राकेश और बहू पूजा को मैंने कानूनी नोटिस भिजवा दिया है कि वे 1 महीने के अंदर ऊपरी मंजिल खाली कर दें, क्योंकि जिस घर में माँ का सम्मान न हो, वो घर नहीं, सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर है। ये सुनते ही हॉल में फिर सन्नाटा छा गया, मगर इस बार वो सन्नाटा स्वीकृति और आश्चर्य का था। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। राकेश और पूजा किसी तरह खबर पाकर आश्रम पहुंच गए थे। वे चिल्लाते हुए अंदर घुसे। राकेश बोला, माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? ये सब ड्रामा क्यों? संपत्ति आश्रम को दे रही हैं। हम आपके वारिस हैं। पूजा भी चीखी, आप इस बुड्ढे के बहकावे में आ गई हैं। हम कोर्ट जाएंगे, सब साबित करेंगे कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और बोलते, अम्मा जी ने माइक थमा और अपनी कड़क आवाज में कहा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बहू। आज तक मैं चुप थी, क्योंकि बुजुर्गों का नियम है कि हम अपने बच्चों को श्राप नहीं देते, मगर आज तुमने खुद आकर सबके सामने अपनी सच्चाई दिखा दी। तुमने अपनी माँ को तब बीमार पड़ा देखा जब शेखर जी ने उन्हें जिंदा कर दिया था, मगर तब भी एक गिलास पानी नहीं पूछा, बल्कि तुमने उनके ऊपर ऐसे कलंक लगाए जो माँ के दिल पर ताउम्र का घाव दे गए। तुम्हें लगा कि उनकी संपत्ति तुम्हारी जागीर है, मगर ये भूल गए कि संपत्ति माँ बाप की मेहनत की कमाई होती है और उसे वे जहाँ चाहे दे सकते हैं। आज नंदिनी ने जो किया वो बदला नहीं, सबक है। सबक तुम्हारे लिए और उन तमाम बेटे बहुओं के लिए जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। याद रखो, जिस दिन तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें वैसा ही सम्मान देंगे जैसा तुम आज अपनी माँ को दे रहे हो। कर्म का फल सबको मिलता है, और आज तुम्हें ये एहसास हो रहा होगा कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, न माँ का प्यार, न उसका आशीर्वाद। अब जाओ और सोचो कि तुमने क्या खोया है। एक माँ नहीं, अपना विवेक और इंसानियत। अम्मा जी की हर बात हॉल में गूंज रही थी। राकेश और पूजा का चेहरा पीला पड़ गया। वे कुछ बोल नहीं पाए। लोग उन्हें घूर रहे थे। अंत में सिर झुकाए वो बाहर चले गए। नंदिनी जी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार दुख के नहीं,
मुक्ति के। उन्होंने शेखर जी का हाथ थामा और कहा, अब हमारा घर यही आश्रम है जहाँ हर कोई हमारा अपना है। हॉल में फिर तालियां गूंजी। कोई भजन शुरू हुआ और उस भजन की धुन में नंदिनी जी और शेखर जी के नए जीवन की शुरुआत हो गई। एक ऐसा जीवन जो अपमान से उठकर आत्मसम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचा था और जिसमें न पछतावा था न डर, सिर्फ एक नई रोशनी और अपार शांति। दोस्तों, आज की कहानी बुजुर्गों की उस अनकही पीड़ा को सामने लाती है जो अक्सर परिवार के बीच रहते हुए भी अकेलेपन में जीते हैं। शेखर जी और नंदिनी जी जैसे पात्र दिखाते हैं कि उम्र ढलने के बाद भी इंसान के भीतर भावनाएं, इच्छाएं और जीने की चाह जिंदा रहती है। रामधारी जी की आखिरी ख्वाहिश से शुरू हुई ये यात्रा धीरे धीरे सेवा, संवेदना और आत्मसम्मान की कहानी बन जाती है। वृद्धाश्रम केवल त्याग का स्थान नहीं, बल्कि नए रिश्तों, नई उम्मीदों और अधूरे सपनों के पूरे होने की जगह बन जाता है। नंदिनी जी का साहस ये साबित करता है कि समाज के डर से ज्यादा जरूरी है खुद के अस्तित्व और सम्मान को समझना। प्यार, सम्मान और खुशी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। माता पिता केवल त्याग करने की मशीन नहीं होते, उन्हें भी अपने जीवन के फैसले लेने और खुश रहने का पूरा अधिकार है। असली रिश्ते खून से नहीं, बल्कि साथ, समझ और संवेदना से बनते हैं। अपने लिए जीना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। और जो रिश्ते इस सम्मान को छीन लें, उनसे ऊपर उठकर जीने का साहस ही सच्ची जीत है। दोस्तों, आपको आज की एक कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।